खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अभी तक आपने सुना सुभाष अब हिंदुस्तान की आजादी के सपने को साकार करने के लिए उस पड़ाव पर पहुंच गए थे जहां से वो आजादी के कूच का आगाज करना चाहते थे। रास बिहारी आजाद हिंदुस्तान का सपना साकार होते देख रहे थे। वे मोहन सहाय, एएम नायर, पत्रकार नारायण दादा सुपणेकर और मणिभाई दोषी के साथ टोक्यो में सुभाष का काम करने में जुटे थे। रास बिहारी वयोवृद्ध टोयामो मित्सुर से मिलवाने सुभाष को उनके घर ले गए। आओ सुभाष, कैसे हो? टोयामो मित्सुर, सुभाष का नमस्कार स्वीकार कीजिए। परमात्मा करे सुभाष, मेरी आंखें बंद होने से पहले तुम्हारा हिंदुस्तान आजाद हो जाए। रास बिहारी, अब तुम्हारी और मेरी आंखों का देखा सपना पूरा होने वाला है। अपने घर भी सुभाष को ले जाओ। सुभाष को टोक्यो में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अपने परिवार से दूर है। आओ सुभाष, ये आपका अपना घर है, इसे अपना परिवार समझें। बेटी, ये नेताजी हैं, इनका भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत करें। बेटी, आरती की क्या जरूरत है? मैं तो आप ही के परिवार का हूं। आप यहाँ उस सपने को पूरा करने आए हैं जो लाखों हिंदुस्तानियों की आकांक्षा है। मैं उस व्यक्ति की आरती उतार रही हूँ जो मातृभूमि की आजादी के लिए खुद की जिंदगी को खतरे में डालकर आया है। अपने परिवार को छोड़कर हिंदुस्तान की आजादी की राह पर चल रहा है। रास बिहारी बाबू, ये राजकुमार सा युवक कौन है? सुभाष, ये मेरा बेटा मशिडे, मैं प्यार से भारत भूषण कहता हूं। जापानी फौज में नौसेना का अधिकारी बना है। काका, आपका स्वागत है टोक्यो में। पिता कब से आपके आने की बाट जो रहे थे। आज उनकी आंखों में जो चमक दिख रही है वो आपके आने की है। बहुत शानदार लग रहे हो इस फौजी वर्दी में। लेकिन बेटा, जब तुम्हारी वर्दी पर आजाद हिंद फौज का मानचित्र लगेगा ना, तब और भी शानदार लगोगे। काका, मैं तो कब से उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनूंगा मैं। बेटा, बस थोड़ा सा इंतजार और है। तब तक जापानी फौज में ट्रेनिंग पूरी करो, हिंदुस्तान के लिए बहुत काम आएगी। रास बिहारी बाबू, ये टेबल पर तस्वीर किसकी है? ये तोशिको है, मेरी पत्नी थी। अब इसका साथ नहीं है मेरे साथ, लेकिन ऐसी ही अनेक माताओं और बेटियों ने हिंद के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। तोशिको की वजह से ही मैं आजाद हिंद फौज के लिए जमीन तैयार कर पाया। क्या हुआ सुभाष, कहां खो गए? रास बिहारी बाबू, मेरे सामने भी एमिली और मेरी बेटी की सूरत आ गई। टोक्यो में आए हुए 20 दिन हो गए थे, लेकिन प्रतीक्षा खत्म नहीं हो रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री जनरल तोजो का नेताजी को सम्मान पूर्व आने का न्योता आते ही सुभाष के उत्साह में 4 गुना वृद्धि हो गई थी। हालांकि तोजो नेताजी से मिलने को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं थे। मोहन सिंह और रास बिहारी के बीच खींचातानी के चलते तोजो के लिए आजाद हिंद फौज सिरदर्द बन गई थी। वेलकम सुभाष, आओ। मैं 3 साल से जापान के मोर्चे को संभाले हुए हूं। जर्मनी और इटली से मैत्री संधि होने के बाद हिटलर मुसोलिनी से सीधे कभी नहीं मिला हूं। मैं अपनी बात पर सीधे आ जाता हूं। मैं जानना चाहता हूं महोदय, हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमारी सीमा पर जापानी फौज कब भेजेंगे? मिस्टर सुभाष, आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि युद्ध और राजनीति नीतिगत बातें नहीं है आपके सवाल में। फिलहाल जापानी फौज भेजना मेरे लिए संभव नहीं होगा। इससे ज्यादा इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने इससे पहले कभी हिंदुस्तान पर हमला करने का विचार तो किया होगा? मिस्टर सुभाष, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं।
हाँ, 1-2 साल पहले जापानी फौज ने इस तरह की बात सोची जरूर थी, लेकिन एक की गुलामी छोड़कर दूसरे की गुलामी हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। भगवान बुद्ध के समय हमारे बीच मौजूद सांस्कृतिक और दार्शनिक संबंधों को देखते हुए आपको भी ये शोभा नहीं देता। ऐसा करते तो आपके लिए भी ये बड़ी भूल साबित होता। अच्छा, ये बताओ सुभाष, ब्रह्मदेश की सीमा पर फौजी चौकियां बनाना आपको कैसा लगा? ऐसा आपने ठीक किया। अमेरिका और चीन को मिलने वाली मदद का रास्ता आप रोक सकते थे। आश्चर्य, ऐसा लग रहा है जैसे आपने 15-20 दिन में गुप्त फाइलें पढ़ ली हैं। यह संभव नहीं है, लेकिन एक सिविलियन की सैन्य समझ और भौगोलिक ज्ञान को देखकर मैं अचंभित हूं। ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में क्या सोचते हो आप? सभ्यता और मानवता की दम भरने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म होना चाहिए। एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों को गुलाम बनाने का उसको क्या अधिकार है? इन देशों को आजाद होने का पूरा हक है। गुलामी के दंश से गुलाम देशों को आजादी चाहिए। हर हिंदुस्तानी संघर्ष के लिए तैयार है। क्या बताऊं, अब तो आसमान में उड़ने वाले पंछी भी पूछते हैं, तुम लड़ने क्यों नहीं जाते? अच्छा, तो ये बताओ कि दूसरे देशों से फौजी मदद लेना महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होगा? इस वक्त इस बात की चिंता नहीं है कि महात्मा गांधी जी को क्या अच्छा लगेगा और क्या अच्छा नहीं लगेगा। 48 करोड़ हिंदुस्तानियों की आजादी मेरा लक्ष्य है और मेरा धर्म भी। लेकिन हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों से आपका मदद मांगना? अपने देश की आजादी के लिए मिस्टर तोजो, तानाशाहों से क्या, मैं शैतान से भी हाथ मिला सकता हूं, क्योंकि शैतान भी ब्रिटिश साम्राज्य की तरह कपटी और खतरनाक नहीं हो सकता। सुभाष, तुम्हारे जज्बे ने मुझे प्रभावित किया है। मैं 4 दिन बाद तुमसे मिलता हूं। शिगेमित्सु, आप विदेश नीति को अच्छे से समझते हैं। कैसा लगा ये हिंदुस्तानी नेता? मान गया। वाह, क्या तेज है। अपने देश की आजादी के लिए उसके जज्बे ने मुझे प्रभावित किया है। जब सुभाष हमारे सामने अपने देश की आजादी की बात करते थे, लगता था वो अपने देश की आजादी के लिए गॉड से लड़ रहा हो। 4 दिन फिर मिलेंगे इस हिंदुस्तानी नेता से। सोलह जून 1943 का दिन था। जापानी संसद डाइट का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। नेताजी अधिवेशन में सम्मान के साथ बिठाए गए थे। आज तक मंजूटा के छद्म नाम के साथ रहे सुभाष चंद्र बोस अपनी पहचान के साथ संसद में मौजूद थे। साथियों, हमें काफी दुख है कि हिंदुस्तान आज भी ब्रिटिशों के जुल्मों में पिस रहा है। हिंदुस्तानियों की आजादी की टीस हमारे मन में भी उठती है। हिंदुस्तान को वैभवशाली और समृद्ध बनाने के लिए मैं सुभाष चंद्र बोस को जो भी संभव मदद होगी करूंगा। ये मेरा संकल्प है। टोक्यो के समाचार पत्रों में चंद्रा बोस यानी सुभाष के आगमन के समाचार प्रमुखता से छपे। आईसीएस से त्यागपत्र, गांधी जी से मतभेद, हिंदुस्तान से पलायन, हिटलर से मुलाकात और खतरनाक सफर अखबारों में छपे थे। टोक्यो रेडियो से नेताजी मुखातिब हुए। मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूं। इनकलाब जिंदाबाद। आज मैं हिंदुस्तान की सीमा से अधिक दूर नहीं हूं। पूरा होगा हमारा आजादी का संकल्प। ब्रिटिशों के जुल्म का दौर खत्म होने वाला है। अब उनकी दानवी सत्ता मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मेरे भारतवासियों, महासंग्राम के लिए खड़े हो जाइए।
जाने कितने बंदीगृहों में क्रांतिकारी जकड़े पड़े हैं। देश के लिए शहीद हुए वीरों को मैं नमन करता हूं। उनके बलिदानी रक्त से ही हमारा रास्ता पावन हुआ है। मेरे देशवासियों, धैर्य रखें। बंदी गृह की दीवारें गिरेंगी। ब्रिटिश साम्राज्य का घमंड टूटेगा। मैं सिंगापुर के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। युद्ध के लिए तैयार रहें। ब्रिटिश के हर प्रहार पर प्रचंड प्रहार करेंगे। जापान की नीति साफ होने के बाद नेताजी में नई चेतना नजर आ रही थी। वो सिंगापुर जाने के लिए टोक्यो के विमानतल पर थे। यूरोपीय जर्नलिस्ट नेताजी को घेरे हुए थे। मिस्टर सुभाष, कल के हिंदुस्तान में आप किस तरह का शासन चाहते हैं? लोकतांत्रिक या तानाशाह वाला? अनुशासन में बंधा लोकतंत्र। मिस्टर सुभाष, तानाशाहों से घिरे रहने के बाद भी आप लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं? तुम लोग जिसे लोकतंत्र की जननी मानते हो, उस ब्रिटेन ने दुनिया की 20% आबादी पर तानाशाहों से ज्यादा बर्बरता की है। ब्रिटेन का लोकतंत्र की बात करना अच्छा नहीं लगता। कल तक हिटलर की स्तुति करने वाला स्टालिन आज जनयुद्ध का नाम लेकर गला फाड़ रहा है। चर्चिल को स्टालिन ने कम्युनिज्म के नाम पर धोखा दिया। आज वो उसी स्टालिन से गले मिल रहा है। कुछ समय पहले ही इंग्लैंड ने जर्मनी और हिटलर से दोस्ती की थी। तब कहाँ गया था तुम्हारा ये कर्तव्य बोध? तुम लोकतंत्र की अवैध संतान हो। मिस्टर बोस, चीन में जापानी फौजों ने जो अत्याचार किए वो आपको याद नहीं या याद नहीं करना चाहते हैं? जापान के उस कृत्य का मैं आज भी विरोध करता हूं, लेकिन आज जनरल तोजो और जापान हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मदद करने को तैयार है। उन्होंने हमारी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। उनसे मदद लेने में कोई अपराध बोध से नहीं भरेंगे हम। जय हिंद। रासबिहारी बाबू, क्या यह सच है कि इससे पहले भी जापान ने इम्फाल अभियान की एक योजना तैयार की थी? सुभाष, उसका नाम था ऑपरेशन 21। योजना का रोड मैप जापानी फौज के कर्नल हयाशी ने बनाया था। फिर उसे रद्द क्यों कर दिया गया था? जनरल मुतागुची के कारण। वो जापानी फौज का बहादुर और खरा अधिकारी है। उसे योजना अव्यवहारिक लगी थी। सुभाष, तुम और मैं जापानी सैन्य अधिकारी से घिरे हैं, लेकिन बंगाली में बात कर रहे हैं तो इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वैसे सुभाष, तुम्हारे जापान आने से पहले इम्फाल ऑपरेशन की चर्चा को लेकर फौजी अफसरों की बैठक हुई थी। सेना मुख्यालय में मेरे कुछ लोग हैं, उनसे मुझे यह खबर मिली थी। ऐसा है तो मैं तोजो से खुलकर बात करूंगा। इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है सुभाष। जापानी सेना में इम्फाल अभियान का विरोध करने वालों का बड़ा गुट है, इसीलिए बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। रासबिहारी बाबू, आपके माथे पर पसीना आ रहा है। लगता है आपकी तबीयत खराब हो रही है। ये दवा लीजिए, आप आराम कीजिए। सच कहूं तो सुभाष, चांदनी चौक में बम फेंकने के बाद इस शरीर को भी पता ही नहीं रहा आराम कैसे होता है। थक गया हूं मैं। अब तो सब कुछ तुम ही संभालो। आज तो कहा राज बाबू, फिर ऐसा कभी मत कहिएगा। नहीं सुभाष, नहीं, सच कह रहा हूं, थक गया हूं अब मैं। आप जैसे क्रांतिकारियों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। रास बाबू, अभी तो आपसे बहुत कुछ सीखना है इस सुभाष को। सुभाष जापान की मदद से अपना लक्ष्य हासिल करने को लेकर उत्साहित थे, लेकिन सुभाष के आजाद भारत के संकल्प को पूरा होते देखने वाले जापानियों पर संशय कर रहे थे। यल्लप्पा और डॉक्टर लक्ष्मी के बीच लंबा संवाद हुआ।
डॉक्टर लक्ष्मी, आपको लगता है जिन जापानियों ने राघवन को बंदी बनाया, मोहन सिंह को बंदी गृह में डाल दिया, वो सुभाष बाबू की मदद करेंगे? येलप्पा साहब, हम तो सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। मैं इन जापानियों के झांसे में आने वाली नहीं हूं, लेकिन मैंने सुभाष बाबू को बहुत करीब से देखा है। त्रिपुरा में बिस्तर पर पड़े सुभाष बाबू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को हासिल किया। मैं उन पलों को आज भी नहीं भूल पाई हूं। वे उच्च कोटि के देशभक्त हैं, अपने निश्चय के पक्के हैं। मैं केवल सुभाष बाबू की वजह से यहां आई हूं, नहीं तो मेरे पैर की जूती भी यहां नहीं आती। चलो विमानतल पर अभी तो मैं, आप, आजाद हिंद फौज के कमांडर जगन्नाथ राव भोसले सुभाष बाबू का स्वागत करते हैं। शाहनवाज, भोसले बाबू को बोलो कि इन जापानी अफसरों से पूछवा कर देखे क्या सचमुच सुभाष बाबू आ भी रहे हैं या नहीं। क्या आपको अविश्वास हो रहा है? बीते 3 दिन से जापानी आज आएंगे, कल आएंगे सुभाष बाबू कह रहे हैं, इसलिए मन में सवाल उठा। अब इनकी बातों का क्या भरोसा करें? लो, देखो विमान आ रहा है, लगता है सुभाष बाबू इसी से उतरेंगे। सिंगापुर की जमीन पर सुभाष बाबू उतर चुके थे। दूधिया रंग का रेशमी सूट पहने हुए सुभाष बाबू अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे। सुभाष बाबू ने हिंदुस्तानी साथियों से हाथ मिलाया। साथियों और दोस्तों, मैं सुभाष आपके बीच आकर बहुत खुश महसूस कर रहा हूं। मैं आपसे बस इतना कहूंगा, बंधुओं, हम गुलामी में जकड़ी अपनी 38 करोड़ जनता को जल्द आजाद कराएंगे, एक नया इतिहास रचेंगे। मैं कल आपसे मिलता हूं। जय हिंद। कंथे सभागार में 3000 लोग मौजूद थे, नेताजी को सुनने और उनकी आगे की रणनीति को समझने के लिए। आजाद हिंद फौज के 150 अधिकारी भी सुभाष बाबू को सुनने को आतुर थे। सुभाष जी रास बिहारी और कर्नल भोसले के साथ सभागार में पहुंचे। साथियों, प्रधानमंत्री तोजो ने परिषद की सफलता की शुभकामनाएं दी हैं। भाइयों, 1 महीने पहले टोक्यो जाते समय मैंने आपसे वादा किया था कि जल्द ही एक उपहार लेकर लौटूंगा। वो उपहार हमारे प्यारे सुभाष बाबू हैं। 50 साल के वनवास से अब मैं थम चुका हूं, लेकिन आज आंधी तूफान में घिरी पताका आजाद हिंदुस्तान में लहराने के लिए सुभाष बाबू को सौंप रहा हूं। ये हमारे क्रांतिकारी आंदोलन का सौभाग्य है कि नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथों में जा रहा है। स्वातंत्र्य संघ का अध्यक्ष पद में सुभाष चंद्र बोस को दे रहा हूं। ये मेरी तुलना में और अधिक कट्टर क्रांतिकारी हैं। आज से आपके नेता होंगे, आपके आजाद हिंदुस्तान के संकल्प को सुभाष पूरा करेंगे। दोस्तों, कमाल है, गजब है रास बिहारी।
कितनी सहजता से अपने अधिकारों का त्याग कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई महर्षि अपने शिष्यों पर पुष्प वर्षा कर उसे अपना उत्तराधिकारी बना रहा हो। मुझे माफ करें दोस्तों, मैं आज अपने आप को अपराधी समझ रहा हूं। मैं नाहक ही समझ बैठा था। राज बिहारी सत्ता से चिपके रहने वाले एक दिखावटी नेता नहीं है, पर बुजुर्ग तो कुछ और ही निकले। सुभाष बाबू, पूरी हिंदुस्तानी फौज आपकी हर आज्ञा का पालन अपना धर्म समझकर करेगी। दोस्तों, मैं जब 12वीं की पढ़ाई कर रहा था, उस समय राज बिहारी बाबू हिंदुस्तान में क्रांति की मशाल जला रहे थे। राज बिहारी बाबू कभी नहीं थक सकते, न कभी रुक सकते हैं। हम उन्हें क्रांति अभियान से कभी दूर नहीं होने देंगे। हर कदम पर इस सुभाष को राज बिहारी बाबू की आवश्यकता होगी। नहीं सुभाष, मैं सच में थम चुका हूं। आप हमारे आधार हैं। क्रांति का ये सिपाही सुभाष आपका मार्गदर्शन लेने के लिए आता रहेगा। दोस्तों, 2 साल से दुनिया में भटक रहा हूं। युद्ध की हर स्थिति को देखा है। महायुद्ध कितना ही लंबा क्यों ना हो, लेकिन ब्रिटिश और फ्रेंच साम्राज्य का अंत अब निकट आ गया है। इस युद्ध के बीच से ही आजाद हिंदुस्तान का जयघोष होगा। ब्रिटिश साम्राज्य अंतिम सांसें गिन रहा है। अंग्रेज ये कह रहे हैं कि जापान और जर्मनी और अन्य राष्ट्र हिंदुस्तान की कहां तक मदद कर रहे हैं, देखते हैं। लेकिन जापान की एशिया नीति पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं खुद को भारत माता के चरणों में समर्पित कर चुका हूं। मैं कभी अपनी मां के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। आपको लगता है मेरी निष्ठा, मेरे पांव किसी लोभ, भय और मोह के कारण रुक जाएंगे? तो ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, अब रुकना नहीं है। सुभाष का भाषण जारी था। उनकी मातृभूमि के प्रति निष्ठा पर सवाल किसी के जेहन में नहीं बचा था। सभागार में मौजूद सभी एक चित्त होकर सुन रहे थे। पूरे हॉल में केवल सुभाष की आवाज सुनाई दे रही थी। स्वातंत्र्य संघ का हर व्यक्ति खुद को नई ऊर्जा से भरा महसूस कर रहा था। भाइयों, हमारे सामने निर्णायक लड़ाई का संघर्ष है। दुश्मन ताकतवर है, धूर्त है, कपटी और दानवी सोच वाला है। अब ना तो हमें भूख की चिंता होनी चाहिए, न प्यास की। अब तो मौत को गले लगाने का समय आ गया है। लेकिन जिंदा रहे तो स्वतंत्र भारत में होंगे। हमारी मातृभूमि आजाद होगी। हिंदुस्तान में सफल क्रांति करके हम अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं। अस्थायी सरकार की स्थापना करना हमारा पहला कर्तव्य होगा। अस्थायी सरकार की घोषणा किसान के अफसरों के गले नहीं उतर रही थी। उनके चेहरों का रंग उड़ गया था। उन्हें जापानी नीति के मार्ग की चिंता सता रही थी। रात को भोजन में उन्होंने अपनी बात सुभाष बाबू के सामने रखी। योर एक्सीलेंस, आपने सार्वजनिक भाषण में अस्थायी सरकार के गठन का ऐलान करने में जल्दी तो नहीं की? हमारा मानना है यह उचित नहीं था। क्यों मिस्टर यामामोटो, आपकी मुझसे क्या अपेक्षा है? क्या हर सांस लेने के पहले मैं आपकी सरकार से मंजूरी लूं? नहीं मिस्टर सुभाष, लेकिन यहां नीति का सवाल है। यामामोटो, जो कहना है साफ साफ कहिए। ये आपत्ति किसकी ओर से है, आपकी या आपकी सरकार की ओर से? परंतु यामामोटो साहब, बहुत हो गया है। आपका काम लाइजनिंग का है, शिष्टाचार का है। अब आपने बात शुरू ही कर दी है तो आपको साफ कर देता हूं। यहां आने के पहले मैंने प्रधानमंत्री तोजो के कान में यह बात डाल दी थी। जो बात हुई है उसी हिसाब से काम कर रहा हूं। आप अपनी सीमा में रहें। सुभाष और यामामोटो के बीच हुई बातचीत सुनकर शाहनवाज का सीना गर्व से भर गया था। नेताजी की बेबाकी देखकर शाहनवाज के मुंह से निकला, मान गए सुभाष बाबू, अब कोई शक नहीं रहा मेरे मन में। सिंगापुर में नेताजी का अभिनंदन किया जाना था। सुभाष बाबू निकलने की तैयारी कर रहे थे। योर  एक्सीलेंस, 「 आपने
सर, जापानी हेडक्वार्टर से फोन है। चंद्रा बोस जी, मैं स्टाफ ऑफिसर इनिडा जापानी कमांड से बोल रहा हूँ। कहिए, क्या खबर है? हमारे प्रधानमंत्री तोजो आज या कल सिंगापुर पहुंच रहे हैं। मिस्टर तोजो सिंगापुर आ रहे हैं? पक्की खबर है ना? वैसे तो वो इपोह और पेनांग के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने संदेश भेजा है कि समय मिला तो आपसे मिलने के लिए सिंगापुर पहुंच सकते हैं। नेताजी तोजो के सिंगापुर आने की संभावना का समाचार मिलने पर आश्चर्य में थे। 10-15 दिन पहले ही तो मिला था। यहां तोजो के आने का क्या उद्देश्य है? नेताजी सोच रहे थे मित्रता और मजबूत होगी या कुछ और बात है। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।